तो आज हम बात करेंगे जो यूपीपी के सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, जो कि टॉपिक है इसमें अव्यय का है, उपसर्ग है और प्रत्यय का है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अव्यय क्या होते हैं। देखिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के जो कारण होते हैं, मतलब कारक के कारण क्या होता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, तो वो अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो अव्यय में क्या होता है कि इनमें लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, इन सब के कारण क्या होता है, वो परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं किस तरीके से होता है, और इसको क्या बोलते हैं। जैसे अव्यय क्या होते हैं, ये अविकारी होते हैं। जो हमारे अव्यय होते हैं ये क्या होते हैं, ये अविकारी होते हैं। अविकारी मीन्स जिसमें कोई भी विकार ना हो, तो वो अविकारी हो गए। बात करते हैं कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण होता है। दूसरा हमारा होता है संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक होता है। तीसरा हमारा होता है समुच्चय बोधक होता है। ठीक है, चौथा हमारा कौन सा होता है, तो ये विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देखें। अब इनके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से होता है। देखिए, जो हमारा क्रिया विशेषण अव्यय होता है, तो क्रिया विशेषण में क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो किस तरीके से एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे वह अचानक रुक गया है। ठीक है, ये हो गया। अब कैसे पहचानेंगे, वह अचानक रुक गया है, तो इसमें जो अचानक है ये क्या हो गया, ये हमारा क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि अचानक जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ये क्रिया विशेषण हमारा हो गया। अगला देखते हैं कि ये जो संबंध बोधक होता है, संबंध बोधक में क्या होता है, संबंध बोधक अवयव जो होते हैं, तो जैसे गीता के अनुसार मानव सेवा ही परम धर्म है, तो क्या हो गया कि संबंध बता रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, गीता के अनुसार मानव सेवा परम धर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है, के अनुसार ये जो आ गया, तो ये संबंध बता रहा है, यानी गीता का किससे, सेवा से, मानव सेवा से ये संबंध स्थापित कर रहा है, संबंध बता रहा है। तो ये क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। ये चेंज नहीं होते, यानी अविकारी होते हैं। तीसरे का समझ लेते हैं। थर्ड हमारा क्या था, थर्ड हमारा है समुच्चय बोधक। तो एग्जाम्पल्स के ही थ्रू समझते हैं हम। गीता और कुरान हमारे सदग्रंथ हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा और लगा हुआ है ये किसका हो गया, ये समुच्चय बोधक, यानी गीता और कुरान के बीच में जो समुच्चय, यानी समुच्चय का बोध कर रहा है, तो ये कौन कर रहा है, ये और कर रहा है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, क्या था हमारा चौथा जो है हमारा, ये विस्मयादि बोधक हो गया। जैसे अरे ये क्या हो गया, इसको तो आप सिंपली समझ जाएंगे क्योंकि ये जो सिंबल ही होता है विस्मयादि बोधक का है। तो इस तरीके से ये हमारा अव्यय का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी पूछता है, लेकिन टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम उपसर्ग और प्रत्यय का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए अव्यय जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अव्यय, प्रत्यय और उपसर्ग ये तीनों एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अव्यय और प्रत्यय। तो ये अव्यय, प्रत्यय और उपसर्ग की जो क्लास है इसको हम आगे स्टार्ट। उपसर्ग की बात करते हैं, तो देखिए उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, उपसर्ग का अर्थ होता है पास आना। ठीक है, यानी उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। इस तरीके से समझ सकते हैं कि उपसर्ग का खुद का एक अर्थ होता है जो उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। एक उपसर्ग का एक से अधिक अर्थ भी निकाल सकते हैं। यह जोड़ने वाले शब्द पर निर्भर करता है कि वह किस तरह किस बात को प्रस्तुत करता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे हार दिया हुआ है, ये हार, इसमें क्या कहा हमने, उपसर्ग जोड़ दिया आ, तो ये आहार बन गया। आहार के पहले हमने वी जोड़ दिया तो विहार हो गया, है ना। तो इस तरीके से प्रा जोड़ दिया हमने तो वो प्रहार हो गया। ठीक है, तो ये प्रहार बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए उपसर्ग हैं तो ये आगे जुड़ते हैं, कोई भी शब्द दिया हुआ है तो उसके आगे हम जोड़ते हैं तो वो उपसर्ग हो गया। उप यानी पहले, तो वो पहले जोड़े जाते हैं तो ये उपसर्ग हो गया। अब बात करते हैं कि उपसर्ग, जैसे हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कितने, वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे हमें याद रखना है तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। पूछता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत में 22 होते हैं।
हिंदी में कितने होते हैं, तो हिंदी में 13 होते हैं। और उर्दू फारसी में पूछता है तो कितने होते हैं, वो 19 होते हैं। इसके अलावा पूछता है अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग के समान जो प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के भी अव्यय होते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं। तो देखिए संस्कृत के मेन है हमारे, और इंग्लिश के मेन है, बाकी के जो बचे वो उर्दू फारसी के तो मोस्टली निकाल लिए जाते हैं। तो आप हिंदी के उपसर्ग को समझ लीजिए कि हिंदी में जो 13 उपसर्ग दिए हुए हैं ये कौन कौन से हैं। तो ये हैं हमारे हिंदी के कुछ उपसर्ग। देखिए आ उपसर्ग होता है, इसका क्या अर्थ होता है, अभाव होता है, निषेध होता है। इसका अर्थ क्या होता है, अछूता होता है, अथाह होता है, अटल होता है। इसी प्रकार अन होता है, इसका आप अर्थ समझते जाइएगा। क होता है, कु होता है। इसके अलावा भी देखिए जो मैंने आपको उपसर्ग बताए हैं वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। दो होता है, नी होता है, औ, अव, भर, शु, अध, उन, पर और बिन। तो ये जो 13 उपसर्ग हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे तो हम नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन जो कम कम वाले हैं वो हम याद कर सकते हैं, ताकि हमसे अगर पूछा जाए कि कु उपसर्ग ये हिंदी का है, संस्कृत का है, तो हम बता सकते हैं। का उपसर्ग किसका है, तो ये बता सकते हैं कि यही सब उपसर्ग को जोड़ के हम एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। इसके अलावा हम संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग में अति आता है। अति का मीन्स होता है अधिक। अधि है, अनु है, उप है, अभि है, अव है। इसके अलावा भी देखिए जो आ है, उत है, उद है, उप है, दुर है, दुष है, निर है, निश है, नी है, परा है, परी है। तो ये हमारे सारे जो हैं संस्कृत के और हिंदी के प्रत्यय हो गए। इन प्रत्ययों में क्या था, संस्कृत के मैंने आपको बता दिए और हिंदी के भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। इनसे आप कोई भी शब्द जो है वो बना के लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये तो सारी हो गई उपसर्ग की बात। आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये उपसर्ग हो गया, इससे कोई भी शब्द बना सकते हैं आप। इसका अर्थ तो आप जान ही गए हैं, पीछे आप देखिएगा, आप उसको पॉज करके देख लीजिएगा, आप उसका मीनिंग पढ़ लीजिएगा, फिर आप कितने भी सैकड़ों हजारों कितने भी शब्दों आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जब अगर हमें पता होता है कि उपसर्ग कितने हैं, उनका मीनिंग क्या है, तो हम कितने भी शब्दों को बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम प्रत्यय को जानेंगे क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है। तो होता है प्रति, यानी साथ में, पर बाद में, यानी ये साथ में रहते हैं लेकिन बाद में यूज किए जाते हैं। जैसे उपसर्ग जो होता है वो पहले यूज किया जाता है, ऐसे ही प्रत्यय जो है वो बाद में यूज किए जाते हैं। अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी शब्द का अर्थ है पीछे चलने वाला प्रत्यय का। ठीक है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में भी यही होता था, लेकिन वो पहले जुड़ते थे। प्रत्यय में ये है, ये अंत में जुड़ते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, दया शब्द के अंत में आलू प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन गया, दयालु बन गया। इसी प्रकार आलू क्या हो गया, ये एक शब्दांश प्रत्यय है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछ सकते हैं कि अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, तो वो क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं या उपसर्ग होता है। तो ये पूछ सकता है ऐसे, तो आप सिंपली याद रखिएगा कि प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ना ही इनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यय की बात करते हैं तो इसके दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। देखते हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कृत यानी कि जो धातु में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द जो हैं वो कृदंत यानी कृत और अंत शब्द कहलाते हैं। जैसे लिख, धन, अक, तो ये लेखक हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये कृत प्रत्यय हो गया। ठीक है, यानी कृत प्रत्यय से बने हुए कृदंत हो गए ये। अब यहाँ अक जो कृत प्रत्यय है और लेखक कृदंत शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, वे शब्द जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु से जोड़ कर बनते हैं। तो जो धातु में जोड़ के बनते हैं, अन्य शब्द जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण व अव्यय में जुड़ते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये धातु में जुड़ते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों से बने शब्द क्या कहलाते हैं, वो तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे सेठ में आनी प्रत्यय जोड़ने पे क्या बन गया, तो वो सेठानी जुड़ गया। यहाँ पे आनी क्या हो गया, ये तद्धित प्रत्यय है, और सेठानी क्या हो गया, ये तद्ध्यांत जो है वो शब्द है। तो इस चीज पे आप याद रखिएगा, आनी प्रत्यय है और सेठानी क्या हो गया, ये शब्दांत जो तद्धितांत शब्द हो गया। इस प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय में
मूल अंतर यह है कि कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय जो है वो धातु भिन्न शब्दों में लगते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही इसमें फ़र्क है कि ये धातु में लगते हैं और ये जो तद्धित प्रत्यय हैं ये धातु भिन्न शब्दों में लगते हैं। दोनों प्रत्ययों में समानता क्या है कि ये दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द क्या करते हैं, वो संज्ञा या विशेषण होते हैं। तो एक चीज़ कॉमन है इनमें कि ये जो इनसे जो शब्द बनता है वो संज्ञा होते हैं या फिर विशेषण होते हैं, ये दो ही होते हैं। हिंदी के प्रायः सभी कृत एवं तद्धित प्रत्यय संस्कृत के कृत एवं तद्धित प्रत्ययों में से ही विकसित हुए हैं। तो यानी ये जो हिंदी के जो कृत और तद्धित प्रत्यय हैं किससे, तो ये संस्कृत एवं तद्धित प्रत्ययों से ही विकसित हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी के कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हिंदी के तद्ध प्रत्यय दिए हैं, जैसे अक्कड़ हो गया, अंत हो गया, आ हो गया, आई हो गया, आऊ हो गया, आक हो गया, आन हो गया, आप हो गया, आ हो गया। इस तरीके से कई सारे प्रत्यय होते हैं जो हिंदी के प्रत्यय होते हैं। इनका आप देख लीजिए मूल शब्द हो गया और धातु। तो मूल शब्द क्या है, घूम है, पी है, बूझ है, भूल है। उदाहरण क्या हो गया, घूम से बन गया घुमक्कड़, ठीक है, पी से बन गया पियक्कड़। तो ये पी क्या है, तो ये देखिए अक्कड़ हो गया, घूम हो गया, घुमक्कड़ हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये प्रत्यय हो गए हमारे। तो ये सारे आप ध्यान दे सकते हैं कि हिंदी के ये प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं, ठीक है। अगले देखते हैं कि प्रत्ययों के जो पूर्वोक्त वर्गीकरण है यानी कृत और तद्धित को, तो कई भाषाविद उचित नहीं मानते हैं इनको। क्यों, क्योंकि हिंदी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूपों में आते हैं, अर्थात धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा में भी जुड़ते हैं। तो इसलिए ये इनको नहीं मानते हैं। जैसे कि एरा प्रत्यय है, तो ये एरा प्रत्यय क्या है ये लुट एरा बन गया। तो ये कृत में भी आएगा और तद्धित में भी आएगा। तो ये आप 3 याद रखिएगा, जैसे एरा हो गया, आई हो गया और नी हो गया। क्योंकि मोस्टली तो सब लोग निकाल लेते हैं, लेकिन जो ये इस टाइप वाले रहते हैं ये जो है दे सकता है। अगला देखते हैं कि ये भाषाविद प्रत्ययों के जो वर्गीकरण के लिए ऐतिहासिक आधार को ही उचित ठहराते हैं, यानी इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि इतिहास के स्रोत के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। ये 4 प्रकार के प्रत्यय जो हैं वो होते हैं। तत्सम प्रत्ययों को आप देख सकते हैं किस प्रकार के होते हैं। आ होता है, आनी होता है, आलू है, इत है, इमा है, इक है, का है, कार है। इनका आप अर्थ भी देखते जाइएगा कि किस प्रकार से। बोधक है, स्त्री है, प्रत्यय है, भाववाचक संज्ञा है, प्रत्यय है है ना। आदरणीय, प्रिय, माननीय, सुता, इच्छा, ये इनके उदाहरण हैं। इस तरीके से आप ये लिस्ट देख सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी आप कॉन्सेप्ट समझ ही गए हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। फिर बाकी जब आप टेस्ट लगाएंगे या क्वेश्चंस देखेंगे तो आप अपने आप इसको लगा ले जाएंगे। बाकी तद्धित प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय होते हैं जो है, इसकी आप भी लिस्ट देख सकते हैं। आ हो गया, कुछ प्रत्यय आपको कॉमन मिलेंगे, वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देशज प्रत्यय देख लीजिए। देशज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी एक ट्रिक ये भी होती है कि जो आवाज़ करने वाली चीज़ें होती हैं वो देशज प्रत्यय में आती हैं। देशज क्या है, वो कम है, वो आप इजीली याद कर सकते हैं। आटा है, ईयल है, अड़ है, अक्कड़ है। जैसे घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, अंधड़, भुक्कड़, चटाक, धड़ाक, है ना, खर्राटा, फर्राटा, अड़ियल, दड़ियल, सड़ियल। तो देखिए ये तो धड़ 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 आवाज़ टाइप वाले हैं, ये ट्रिक तरीके से मान लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो देशज में आ जाएगा। ऐसे ही विदेशज प्रत्यय होते हैं। विदेशज में अरबी फारसी प्रत्यय होते हैं, इनका भी आप देख सकते हैं। देखिए आप प्रत्यय आपको कई जगह मिला होगा तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार से अंग्रेजी प्रत्यय होते हैं। अंग्रेजी प्रत्यय में इज़्म है, इष्ट है ना, तो ये याद रखिएगा। तो आप 2 याद रखिएगा जो कि ईजी हैं और कम है, जैसे कि अंग्रेजी हो गया और देशज वाले हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने अव्यय का करा दिया है और उपसर्ग प्रत्यय भी करा दिया है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।